जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो यहाँ हम 12 दिसंबर का जो न्यूज़पेपर है उसको 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और इतने कम प्राइस में अगर आपको कहीं और ऐसा कंटेंट मिल जाए तो वहाँ की फ़ीस मैं आपकी पे करूँगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 जो है बेसिकली स्पेशल स्टेटस जो है उसको हटा दिया गया था 2019 में, और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 370 हटाया गया था या फिर स्पेशल स्टेटस जो हटाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वैलिड है और उसे अपहेल्ड यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली एब्रोगेशन जो आर्टिकल 370 का उसे अपील्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वैलिडेट किया है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को आर्टिकल 370 के अंडर में जो आता है उसे एब्रोगेट करने का, उसे खत्म करने का, वो यहाँ पर वैलिड है। इसमें पॉलिटिकल विक्ट्री जो है बीजेपी की वो ज़रूर है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर फेडरल प्रिंसिपल जो है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, ऐसा ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। मतलब कोर्ट की जो रूलिंग है वो पार्लियामेंट को अलाउ कर रहा है बेसिकली कि वो इरिवर्सिबल एक्शंस ले सके जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में प्रेसिडेंट रूल में। क्योंकि हुआ क्या था, जब स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था या फिर जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया था बायफर्केट करके, उस समय पर वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, वो डिसॉल्व थी। वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल था। अब प्रेसिडेंट रूल के अंडर में यहाँ पर चीज़ें जो है वो की गई, स्टेट को चेंज किया गया, इसलिए फेडरल प्रिंसिपल जो है उसको अंडरमाइन किया गया, ऐसा ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। मतलब अब आगे इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, इससे ये एक्शन और जो सेंटर है वो ले सकता है। समझ लीजिए अगर जो बिहार है वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लेकर आ जाएंगे और फिर उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ऐसा ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी ओवरलुक किया गया है। वर्डिक जो है वो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का वो भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं ले पाया है। मतलब जो यहाँ पर प्रोमिसेस बनाए गए थे, म्यूचुअल कंसेंट यहाँ पर हुआ था, वो सारी चीज़ें नहीं की गई है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जुडिशियल इन्वेजन ऑन रीऑर्गेनाइजेशन, जो कोर्ट है उसने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या परमिट करता है जम्मू कश्मीर के लिए 2 यूनिट टेरिटरी में तब्दील करने के लिए। क्योंकि हुआ क्या है, जो स्टेट है उसकी बाउंड्री चेंज करना, नाम चेंज करना, वो सब आर्टिकल 3 में हमें देखने को मिलता है हमारे संविधान के। तो वो आर्टिकल 3 को पहली बार यूज़ किया गया है स्टेटस को डाउनग्रेड करने के लिए, मतलब एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है। और उसी के साथ वीकनिंग इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस, वर्डिक जो उसने इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस को भी वीकन किया है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए इस पर मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ था, शॉर्ट वीडियो है वो, आप देखिए 1 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ तो जाएगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का हटाया जाना वैध यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 370 को किस तरह हटाया गया था। दोस्तों वक्त था 1947 का, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का जन्म हो रहा था। जब हमें आजादी मिली उस समय पर भारत 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों में प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को सरदार पटेल ने भारत में शामिल कर लिया, सिर्फ 3 रियासतें छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। पाकिस्तान एक जन्नत को पाने के लिए लोगों को जन्नत का हवाला देकर मिलिटेंट्स बनाता है और ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च करता है। जब पाकिस्तान अटैक करता है तब वहां रूल कर रहे राजा हरि सिंह भारत की मदद मांगते हैं और इस तरह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बनता है। आर्टिकल 370 लाया जाता है जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को टेम्पररीली स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ध्वज होगा, एक्सेट्रा। ये स्पेशल स्टेटस को सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता था, वो भी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमिशन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1956 में ही डिसॉल्व हो गई थी। 2019 में मोदी सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड से रिप्लेस किया जाता है।
मतलब अब राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन लेनी होगी, पर उस वक्त राष्ट्रपति शासन था, सो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की ही परमिशन से आर्टिकल 370 हटा दिया। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल 370 की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर तो बताइए। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, हार्वेस्ट दी ओडिशा स्टोरी। फूड सिक्योरिटी जो है उसको हार्वेस्ट करने के लिए ओडिशा की स्टोरी यहाँ पर बताई जा रही है। तो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन ओडिशा, ओवर दी पास्ट 2 डेकेज ओडिशा जो है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने को मिला है। मतलब वो पहले राइस इंपोर्ट किया करता था ज़्यादा, अब यहाँ पर जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो वहीं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है वो यहाँ पर मेजोरिटी में ये सारी चीज़ें उगा रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कई सारे आर्टिकल देख रहे हैं। पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है उनको यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया जाना चाहिए, कि कैसे आप एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंट मत रहो, डाइवर्सिटी लेकर आओ। उसके लिए गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है, वो हमने लास्ट मतलब जो पिछले दिनों में जो आर्टिकल्स है उसमें हमने देखा था। यहाँ पर बात की जा रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है वो कैसे यहाँ पर प्रोडक्शन में इंक्रीज ला रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर जो कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन है, तो ये स्कीम यहाँ पर लेकर आ रहा है, जिससे क्या है, जिससे यहाँ पर जो फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल बेसिकली फार्मर्स है, वो यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो मेन चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन, स्टेट जो उसने डाइवर्सिफाई किया है क्रॉप, जो उड़ीसा मिलेट मिशन है उसके तहत। तो इससे क्या होगा, इससे फार्मर डाइवर्सिफाई करेंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट होगी, जो फार्मर है उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजीज, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं, है ना। अलग अलग सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है, कोस्टल प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है, एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बॉटम अप अप्रोच जो है वो लिया जा रहा है। वीकली मीटिंग की जाती है, फील्ड विजिट की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप जो है वो रखा गया है, जिससे कि जो वेदर कंडीशंस है, जो एडवर्स वेदर कंडीशंस होती है उसको मॉनिटर किया जाए, उसको सही तरीके से फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, जिससे भाई तुमको अभी कौन से क्रॉप्स लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, कौन सा प्रोटेक्शन करना चाहिए। सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं। उड़ीसा के एग्रीकल्चर सक्सेस जो है यहाँ पर बेसिकली पैडी प्रोडक्शन के लिए है। सिग्निफिकेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो यहाँ पर फूड सप्लाई करता है ना, जो हमें राशन मिलता है 2 रुपये 1 रुपये, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इस पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में पढ़ लेना। कोलैबोरेशन जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी वजह से इनोवेटिव अप्रोचेस यहाँ पर लेकर आए हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उसी के साथ यूनिक डेवलपमेंट मॉडल है क्लाइमेट चेंज के लिए। उड़ीसा का ट्रांसफॉर्मेशन जो है फूड स्कैरसिटी टू सरप्लस, पहले भाई कम होता था खाना, अब बढ़ने लग गया है, ये क्लाइमेट प्रूफिंग की वजह से भी हुआ है। मतलब जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है पुतिन का ड्रामेटिक विजिट टू गल्फ। अभी जो पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने गल्फ में विजिट किया है। तो गल्फ टूर यहाँ पर क्यों किया है, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो तो पुतिन की सुन नहीं रही है, तो अब यहाँ पर किसको अपने ताबे में ले सकते हैं, गल्फ कंट्रीज़ को ले सकते हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज़ ऑलरेडी यूएसए के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, तो अब यहाँ पर पुतिन क्या करने वाला है, देखिए ईरान और रशिया के अच्छे रिलेशन है, लेकिन मिडल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ईरान ने सब में नाक में दम करके रखा हुआ है ना। अब ये नाक में दम ज़्यादा ना करे, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन का ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। तो अब यहाँ पर जो ईरान है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ना कि हमास को सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है, तो यहाँ पर ईरान जो है वो नाक में दम ना करे। इस वजह से यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ जो है वो भी यहाँ पर बोल रही है कि नहीं भाई रशिया से एक बार मिल लेते हैं, ताकि उनको ये बोले कि भाई ईरान जो है उसको बोलो तुम दूर रहो। प्लस उसी के साथ साथ जो पुतिन है उस पर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो अब उसके पास अच्छा मौका है कि यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज़ है उनके साथ में रिलेशन बढ़ाकर जो अपनी इकोनॉमी है जो धंस रही है उसको ऊपर लाया जाए। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इसका विजिट। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो की प्लेयर है गल्फ रीजन में, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग करके काफ़ी जो रशिया उसको फ़ायदा हो सकता है। जो अलायंस है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ना। जो यूएसए है, यूएई, सऊदी अरेबिया, उनके अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन अब वहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि भाई अब गल्फ कंट्रीज़ भी रशिया और चाइना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस जो है वेस्टर्न सैंक्शन की, रशिया और ईरान वेस्टर्न सैंक्शन फेस कर रहे हैं,
जिसकी वजह से जो एनर्जी है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, वो यहाँ पर काफ़ी अलग तरीके का मोड़ ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो रशिया है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन में आता है। प्लस उसी के साथ साथ जो रीजनल लीडरशिप है, पुतिन ने यहाँ पर एम किया है कि रशिया एज अ की प्लेयर वेस्ट एशियन अफेयर में यहाँ पर रहेगा, और उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए और कुछ चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है, जैसे पुतिन जो है एक एजेंडा इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जो रूस से नज़दीकी रिश्ते के आधार पर, जैसे यूएई है ना, यूनाइटेड किंगडम है, वो यहाँ पर जो गाज़ा युद्ध क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ है, उसमें यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है उस पर नियंत्रण किया जाएगा, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर पुतिन के पूर्व गाज़ा युद्ध जो है ना, उसमें भी यहाँ पर शांति जो है बरकती जाएगी, यहाँ पर कोई किसी के इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो गल्फ़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि दोनों के फ़ायदे के बारे में सोचा जाए तो ही मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाती है, और यहाँ पर गल्फ़ के लिए भी फ़ायदा है कि भाई ईरान बार बार हस्तक्षेप नहीं करेगा। रशिया के लिए फ़ायदा है कि भाई यहाँ पर हमारा कोऑपरेशन जो है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो बढ़ेगा, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तीसरा, पुतिन ने अपने गल्फ़ सहयोगी के समर्थन की मांग की होगी ताकि गाज़ा युद्ध में जो यहाँ पर रूस और चीनी के साथ मिलकर क्षेत्रीय राजनीतिक और दूतावासी चुनौतियों को सही तरीके से संचालित किया जा सके। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे आपको सर्च करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार जो है कि अपना रिजर्वेशन पूल इंक्रीज़ कर सकता है। अभी देखिए हुआ क्या है, बिहार में गवर्नर ऑफ बिहार जो उसने अप्रूव किए हैं 2 लॉज नवंबर 17 को, जहाँ पर रिजर्वेशन जो है जॉब में और एजुकेशन में 75% लेकर आ गए। क्या सेम हरियाणा की तरह है? जी नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में था। यहाँ पर जो स्पेसिफिक कोटा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखिए हमारे यहाँ पर 50% रूल हमें देखने को मिलता है। 50% रूल बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली यहाँ पर मेंटेन किया है कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल पोस्ट के, और ये मंडल कमीशन केस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो EWS कोटा है उसमें एक्सेप्शन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पर उन्होंने एडिशनल 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया है, मतलब 50% की जगह 60% हो चुका है। तो अब इससे ऊपर आप रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन बिहार का कास्ट सेंसस बेसिस क्या है, यहाँ पर जनवरी 2023 रिजल्ट अनाउंस किए गए। 2 लाख इन क्वेश्चन ये इंट्रोड्यूस किए गए लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पर 60% की सीलिंग उनके लिए पास की जाए। देखिए एक्सेप्शनल केस में आप 60% भी पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी को अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिल पाया और ये काफ़ी बैकवर्ड रही है, तो उनके लिए सेपरेट अगर ला रहे हैं तो बात अलग है। चैलेंजेस एंड लीगल इम्प्लीमेंट, बिहार जो है वो यहाँ पर बाकी स्टेट छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उन्होंने 50% लिमिट एक्सीड की है ना। तो ये भी क्या है, वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, पोटेंशियली यहाँ पर कंसिडर की जाएगी 50% की सीलिंग। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है मंडल कमीशन, 50% की सीलिंग, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि सब कुछ मैंने एम अकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर है उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो ये पूरा हमारा न्यूज़पेपर था आज का 11 दिसंबर का। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।